साल 1915 में एक ऐसी बीमारी पैदा होती है जिससे करीब 5 लाख लोग मारे जाते हैं और जो इस बीमारी को सरवाइव कर लेते हैं वे पूरी ज़िंदगी सोते रहते हैं या यूं कहें कि पत्थर में बदल जाते हैं। लेकिन और भी चौंकाने की बात है कि जिस तेज़ी से यह बीमारी फैली थी उससे भी कई गुना तेज़ी से गायब हो जाती है। अब यह बीमारी कैसे पैदा हुई, गायब हुई, किसी को आज तक नहीं पता लग पाया। मैं बात कर रहा हूँ इंसेफेलिटिस लेथार्जिका के बारे में। सबसे पहले यह बीमारी वीना में साल 1915 में शुरू हुई थी। इंसेफेलिटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, मतलब दिमाग का सूज जाना। इंसेफेलिटिस लेथार्जिका को द स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। 1915 में यह फैलना शुरू हुई और अचानक 1926 तक पूरी तरह गायब हो गई। 1915 के करीब 2 साल बाद 1917 में ऑस्ट्रेलियन साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट वोन इकोनोमो ने सबसे पहले इस बीमारी के बारे में अपने पेपर में बताया था। वोन इकोनोमो ने नोटिस किया कि साइकेट्रिक न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वीना के पेशेंट में मेनिंजाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हिस्टेरिया और डेलेरियम हो गया था और इन सब को मिलाकर उन्होंने एक नई डिजीज़ का नाम दिया, इंसेफेलिटिस लेथार्जिका। वोन इकोनोमो के डिस्क्राइब करने से 10 दिन पहले जीन रेने क्रूशेट, जो एक पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इसी सब्जेक्ट पर खुद की रिपोर्ट पब्लिश की थी। इंसेफेलिटिस को पोस्ट इंसेफेलिटिक पार्किंसनिज्म भी कहते हैं। इन 10 से 11 सालों में करीब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग ईएल से इन्फेक्ट हुए थे, जिसमें से 5 लाख लोग मारे जाते हैं। परसेंट में जानते हैं, करीब 40% लोग मारे गए, 20% सर्वाइव करते हैं लेकिन हैंडीकैप हो गए थे, 26% लोग रिकवर करते हैं लेकिन ईएल के उनमें लॉन्ग टर्म इश्यूज थे, 14% फुल्ली रिकवर कर लेते हैं। इससे पहले 1580, 1673, 1713 और 1800 में भी यह बीमारी फैली थी, लेकिन महामारी का रूप 20th सेंचुरी में लेती है। ईएल वैसे टिक के काटने से भी फैलता है, जिस कारण ईएल को टिक बोर्न इंसेफेलिटिस भी कहा जाता है। वोन इकोनोमो ने ईएल को 3 स्टेजेस में बांटा था, सोमनोलेंट, ऑप्थेल्मोप्लेजिक फॉर्म। पहली स्टेज में पेशेंट को बुखार होता था, इरिटेशन होता था, एक्सॉशन होता था। दूसरी फॉर्म थी हाइपरकाइनेटिक फॉर्म। दूसरी स्टेज में कंसंट्रेशन का खत्म हो जाना होता था, नींद आना, कॉन्शियसनेस का खत्म हो जाना होता था, पर्सनैलिटीज चेंज हो जाती थी। अमायोस्टेटिक एकाइनेटिक फॉर्म। तीसरी स्टेज काफ़ी लंबे समय बाद, करीब 1 साल के बाद से शुरू हो जाती थी, जिसमें पेशेंट शरीर को हिला नहीं पाते थे। जो लोग रिकवर नहीं हो पाए वे ऐसी स्टेट में करीब 40 से ज़्यादा साल तक रहे थे। कई बार ऐसी स्टेट भी आई थी जब एक लड़की ने, जिसकी उम्र करीब 8 साल थी, अपने सारे दांत निकाल दिए थे, साथ ही दोनों आंखें भी निकाल दी थी। ऐसे करीब 10 से 11 साल चला और आखिरकार 1926 में यह पूरी तरह खत्म हो गई। अब जानते हैं कि साइंटिस्ट इसके पैदा होने के कौन कौन से कारण बताते हैं। अब जिन भी कारणों को मैं बताऊंगा वे केवल माने जाते हैं, अभी तक प्रूव नहीं है। 1920s में ईएल पर करीब 9000 आर्टिकल्स रिलीज हुए, लेकिन कोई भी कोज नहीं बता पाया। ब्रिटेन की एनएचएस के मुताबिक शरीर में पहले से मौजूद इन्फेक्शन के कारण रिएक्शन होती है, जिससे ईएल पैदा होता है, जिसे पोस्ट इन्फेक्शियस इंसेफेलिटिस कहा जाता है। 1940s में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पेशेंट के टिश्यू सैंपल को एनिमल में इंजेक्ट करते हैं, लेकिन इस पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया। कुछ थ्योरीज कहती है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब बॉडी खुद पर अटैक करती है, जिससे ईएल पैदा होता है। वीरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन ऑक्सफोर्ड ने 2004 में बीबीसी को बताया कि जब तक ईएल का कोज पता नहीं लग पाएगा तब तक यह लोगों को होता रहेगा। रिसर्च में पता लगा है कि जिन्हें भी ईएल होता है उन्हें सबसे पहले गले में खराश आती है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण। डिजीज से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग होती है। आखिरकार रेस्पिरेटरी फेलर के कारण पेशेंट की मौत हो जाती है। पेशेंट की ऑटोप्सिस में पता लगा कि उनके दिमाग में डिस्कलरेशन वाउंड्स थे, जिससे हिपोक्रिटिन रिलीज करने वाले पार्ट्स पूरी तरह खत्म हो गए थे, जो हमें जाके रखने में मदद करते हैं। 1960s में एक नया ड्रग, जिसका नाम लेवोडोपा था, पार्किंसन डिजीज के लिए तैयार किया गया था, लेकिन डॉक्टर ओलिवर सैक्स एल-डोपा को ईएल से पीड़ित लियोनार्ड नाम के शख्स को देते हैं। जब एल-डोपा दिया गया तब रिजल्ट में बिल्कुल 100% पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, वे पहले की तरह थे। लेकिन कुछ समय बाद साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो गए।
पेशेंट्स की हालत और भी खराब हो गई, वे पैरानॉइड की तरह हो गए। इस कारण इकलौते इलाज को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। 1990s में ओलिवर सैक्स और एल टोपा पर अवेकनिंग नाम की फिल्म भी रिलीज होती है। तो दोस्तों यह थी EL की पूरी हिस्ट्री। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो चाहिए तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।